Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology educator. अभी हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे और इसमें 4 लेक्चर हमारी हो रखी है और ये 5वीं लेक्चर आज से आपकी होने वाली है। फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन से स्टार्ट किए थे पढ़ने, जो भी नेफ्रॉन्स के जितने भी अलग अलग पार्ट्स थे उसके अंदर क्या क्या हो रहा था और जो भी यूरिन की जो फॉर्मेशन थी उसके पहले स्टेप्स थे हमारे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट वो भी हो गया एंड देन फिर रीअब्जॉर्प्शंस भी पढ़ लिया हमने, जीएफआर वगैरह देखा था एंड उसके बाद सिक्रीशंस के भी कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। तो बेसिकली जो भी फंक्शनल पार्ट था ना वो हम लोग अभी पढ़ रहे थे और उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स देखेंगे। उसी के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शंस हो रही है और कहाँ कहाँ किस चीज़ की सिक्रीशंस हो रही हैं। ठीक है, तो मेजरली अपने को आज ये बातें करनी है। एक बार आप देख लीजिए जो पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि यूरिन फॉर्मेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये सब सारी चीज़ें हो गई थी। हमने बता दिया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिर इसमें जीएफआर क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम्स थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था तो उसमें हमने 1100 से 1200 ब्लड को फिल्टर किया था। तो 1100 से 1200 ये तो ब्लड था, है ना। और उसके बाद जो हमने फिल्ट्रेट बना लिया 1 मिनट के अंदर किडनी के द्वारा, वो क्या था, वो 125 ml पर मिनट था। और उसके हिसाब से अगर आप पूरे दिन का कैलकुलेट करोगे तो 180 लीटर पर डे हो रहा था। अब चूंकि यूरिन तो पूरे दिन के अंदर 1.5 लीटर ही हम वापस 1.5 लीटर ही यूरिनेट करते हैं, तो मैक्सिमम इसका 99% जो है ना वो क्या होता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो यही हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस देख रहे थे, है ना। और रीअब्जॉर्प्शंस में हमने देखा था कि एक्टिवली कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही है एंड पैसिवली कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही है। फिर हमने सेक्रेशंस के बारे में भी 1-2 पॉइंट देख लिए थे। ठीक है, किस बेसिकली क्या, हाइड्रोजन जो अपना प्रोटोन आयन होता है उसका, फिर पोटेशियम का एंड देन अमोनिया का, इन तीनों का सिक्रीशन होते हैं कभी कभी। ठीक है, सिक्रीशंस मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर से आप क्या कर रहे हो, उस जो ट्यूबुलर पार्ट है ना उसके ल्यूमन में आप पोर कर रहे हो, फिल्ट्रेट के साथ उसको मिला रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी। अभी हम लोग देखेंगे ये जो है ना एनसीईआरटी की डायग्राम है आपके एनसी। ठीक है, और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, एनसीईआरटी की डायग्राम भी देख लो आप। एक तो ये देख लो, दूसरी आप यहाँ देख लो। ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक है, ओके जी। तो हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे और इसको देखेंगे। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं। पहले तो आप इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको थोड़ा प्रमोट करें यार। बहुत ही मेहनत लगती है पढ़ाने में, अपने काम के अलॉन्ग विथ इसको मेंटेन करना, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल बस ये पर्पस है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो और आपको सारी चीज़ें उतने अच्छे से समझ आ जाए जहाँ कहीं भी ऑफलाइन के अंदर जो अच्छे टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं, है ना। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड नोट्स हैं, मैंने बहुत जगह से पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए एकदम बिल्कुल रॉ मटेरियल है, इसमें कुछ भी मैंने अपनी एडिटिंग नहीं की है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे बड़े कोचिंग्स में पढ़ाते हैं पूरा नोट्स मैंने बनाया हुआ है और ये सेम चीज़ मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस एक्सप्लेन करने वाला यहाँ मैं हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो कंटेंट वाइज आपको मिलती है ना, ये एक प्रूफ है कि भाई यूट्यूब पे कौन सी कंटेंट आपको मिल रही है। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल जो एक रॉ का जो फील होता है ना, बच्चों को लगता है कि हाँ भाई मैं कहाँ से पढ़ा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है। तो पहले तो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम आप पहले देख चुके हो। ठीक है, डायग्राम पहले देख चुके हो, नेफ्रॉन से ये, और नेफ्रॉन्स में आपका जो पार्ट्स है वो पहले ही एलोकेशन इसकी हो रखी है, मैंने करा दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि ये वाला पार्ट क्या भाई, ये वाला पार्ट हो गया वोमेंस सॉरी ग्लोमेरुलस, और ये वाला पार्ट यहाँ से आपका रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इज द वोमेंस कैप्सूल, उसके बाद दिस कंटिन्यू इनटू द पीसीटी एंड देन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया और ये असेंडिंग, यहाँ से देख रहा हूँ ना उतर रहा है, तो उतरने से मतलब डिसेंडिंग लूप। ठीक है, और यहाँ से देखो चढ़ रहा है, ऐसे करके चढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग लूप। असेंडिंग, ये नहीं लिखा है क्या असेंडिंग, आप यहाँ लिख लेना, दिस वन इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, राइट। एंड उसके बाद दिस कंटिन्यू इनटू द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड मीन्स क्या होता है, ऐसे करके सरफेस एरिया बढ़ाना। तो बेसिकली यहाँ पे इन सब चीज़ों पे क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शंस करानी है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए
ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ की वो कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, और इसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम थे, है ना। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रही है पीसीटी के अंदर, फिर डीसीटी में भी हो रही है। तो मेजरली देखो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है तो वो क्या है ना एक्चुअली कि ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन कर रही है आपकी, ठीक है, किडनी के अंदर कि नमक और पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तो उसी को कहते हैं अपन ऑस्मो रेगुलरिटी, मतलब मोटा मोटी यही बात है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको नमक और पानी के हिसाब से याद रखना है कि सॉल्ट और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना कैसे कैसे हमको मेंटेन करके रखनी है, और दूसरी बात यूरिन को कितना कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो सारी प्रोसेस इसीलिए है कि यूरिन को हम कितना से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें, और जो जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं ना उसको हम वापस से ब्लड के अंदर ले आएँ, और जो भी चीज़ें एक्सक्रीट करनी है उसको हम बाहर फेंक दें, ठीक है। तो मेजरली आपका यही काम चल रहा था। तो हमने देखा यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसके अंदर से जो हम ना 1100 से 1200 ml ब्लड जो है सो फिल्टर कर रहे थे, और यहाँ जो है सो आ कितना रहा था 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर फिल्टर किया हमने ब्लड को, कितना 1100 से 1200 ml ब्लड को, मतलब ऐसा पकड़ा कि चलो भाई तुम्हारा फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन वो इसके अंदर आया कितना 125 ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट आती है, दिस इज नोन एज GFR। तो GFR क्या होगी आपकी 125 ml पर मिनट। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 180 लीटर पर डे हो जाता है, इतना यूरिन थोड़ी आप पास कर दोगे। तो इसमें से मेजरली 99% क्या होता है आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं कि अभी ये जो ऊपर की तरफ एरो लगी है ना, ऊपर की तरफ एरो मतलब ये ले जा रहा है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें से जो भी केमिकल्स है, जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, उसको वापस ले जा रहा है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर है ना, इससे समझ लो कि आप ये डाल रहे हैं, ऐसे करके डाल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे अगर उसने खींच लिया मतलब क्या रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, और ऐसे करके ये जो एरो लगी हुई इसके तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स ट्यूब अगर एरो लगी है मीन्स उसमें डाल रहा है, और अवे फ्रॉम द ट्यूब एरो लगी है मीन्स वहाँ से ले जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, देख लो आप यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीसीटी से। तो ये हो गया आपका क्या बोमेंस कैप्सूल, एंड दिस इज कंटिन्यूइंग टू द पीसीटी, राइट। सो पीसीटी के अंदर ये देखो बाइकार्बोनेट हो गया, आपको पता है बाइकार्बोनेट कहाँ थी, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में थी ना, आपने पढ़ा था CO2 की ट्रांसपोर्टेशन, 70% जो CO2 है वो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही थी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। वो पूरा जो हमने कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन वाला जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर बताया गया था ना बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वो ब्लड के अंदर थी, और ये ब्लड के अंदर थी, तो फिल्ट्रेट के अंदर भी आ गया, और फिल्ट्रेट के अंदर आ गया बट इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो वापस इसको हमने कर लिया, ठीक। अब इसके अंदर सॉल्ट थी, NaCl सॉल्ट थी, ठीक है। फिर इस पे देखा गया कि भाई इतनी सॉल्ट की इसकी जरूरत नहीं है, वापस करो, तो सॉल्ट की भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई। वाटर तो ऑफकोर्स होना ही था, पूरी जो वो 180 ml आपको दिख रही है इसमें 92% क्या है, वाटर ही है। तो वाटर को रीअब्जॉर्ब होना ही, तो देखो और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती है, 100% न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाती है, पीसीटी के अंदर है ना। ये जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक क्या पीसीटी है। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यार कि जो बच्चे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप वो सब देख के आएँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें लिंकिंग है। अगर आपको ABCD नहीं आती तो आपको वर्ड्स बनाने नहीं आएंगे, वर्ड्स बनाने नहीं आते सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे। सो बेसिकली की चीज़ें हैं कि पहले की दो आज से अभी से 2 लेक्चर पहले इसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स पे बात की गई थी, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फंक्शंस पढ़ी थी, और अभी हम लोग इसके पीसीटी के सारे फंक्शंस देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू। तो हम लोग अभी बहुत डीप डाइव कर चुके हैं इसके अंदर, तो अगर ऊपर ऊपर से आपको क्लियर नहीं है ना तो आप देख के आएँ। और जो बच्चे यहाँ से शुरू करना चाहते हैं इस डायग्राम को समझना था, जिसको आगे की चीज़ें समझनी है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन पढ़नी है, तो ऑफकोर्स यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बच्चे नए हैं जिसको समझ ना आ रहे हो तो प्लीज़ आप यहाँ से भी पीछे चले जाएँ, आप वो दोनों लेक्चर्स देख के आएँ, ठीक है। और समय देनी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। अब तो क्वेश्चन का लेवल भी देख लो, आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है कि NCERT की लाइन्स ही आएगी, आपको बहुत ही अवेयर रहना है कुछ कुछ चीज़ों से कि पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। और मैं बताता चलता हूँ ना क्लास के अंदर भी कि भाई ऐसे क्वेश्चंस इसमें से फॉर्म हो जाएंगे, कहाँ मैं ये भी बताता हूँ एसेशन रीजन्स कहाँ बन सकते हैं। आपको बहुत डर लगता होगा एसेशन रीजन से, मैं बता सकता हूँ कि इसको कंफ्यूज कहाँ कर सकता है। तो इसीलिए एक थोड़ो लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप जहाँ से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर कहाँ से कर रहे हो, मेरे पास से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो, समय देके पढ़ो,
एक बार आपने समय देके पढ़ लिया और उसके बाद फिर रिवीजन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड देन उसी रिवीजन को आप बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कम से कम 10 बार रिवीजन करनी पड़ती है भाई। तब जा करके आपको वो सारी चीज़ें रिटेन हो पाती हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, तभी तो बहुत लोगों को बहुत समय लग जाते हैं। और जो सिंसियरली सब कुछ 11th-12th में ढंग से कर लेता है, उसके पहली बार में सिलेक्शन हो जाती है। तो अंतर यही होता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो बहुत जगह से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक जगह से पढ़ो, एक बार नोट्स बनाओ और उसी को खुद से 10 बार पढ़ो, है ना। जब जब आपके टेस्ट आ रहे हैं, कहीं कहीं मान लो कि अभी ब्रीथिंग का टेस्ट हुआ, ठीक है, फिर एक्सक्रीशन का टेस्ट हुआ, तो जब एक्सक्रीशन के टेस्ट होंगे तो वो आप ब्रीदिंग वाला छूटता चला गया आपका, तो आपने फिर वो ध्यान नहीं दिया। फिर एक्सक्रीशन के बाद मान लो वो आप चले गए हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है, फिर आपका वो एक्सक्रीशन भी छूट गया। तो ऐसे नहीं करना। एक तो वो टीचर अच्छा कोचिंग्स में जाओगे तो वो करते भी हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो है सो पीछे के डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिवीजन होता चले। तो एवरीथिंग इज अबाउट रिवीजन, है ना। एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से सब कुछ, उसके बाद जितना रिवीजन करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, है ना, प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस एंड रिवीजन एंड देन टेस्ट की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दिस वाज एन इज ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट अ ओवरनाइट बर्स्ट। ओके, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई अचानक से एक रात पहले पढ़ लिया, नहीं है। इसलिए मेरी ये कभी नहीं होती कि भाई मैं 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर पढ़ा दूँ, नहीं पॉसिबल है ना यार। पॉसिबल तभी है जब मैं रेडी करूँगा, और रीड करूँगा मीन्स वॉट, कि आई हैव टू इमेजिन कि बच्चे को आता है। ठीक है, तो अभी मैं खुद उस लेवल पे नहीं आया हूँ कि मैंने सारे कंटेंट्स डाल दिए हों, तो मैं वो कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि एक बार मैं पूरा पढ़ा लूँ, ठीक है, उसके बाद एक बार मैं सारे कंटेंट्स कर लूँगा, फिर मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा ना, जब अगर मैं वन शॉट भी बनाता हूँ तो जाके मैं देख लो वो चीज़। अगर मैं कोई शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ तो वो एक रेफरेंस पहले से डली होती हैं, मैं कुछ नए शॉर्ट्स नहीं बना रहा हूँ तो। ठीक है, तो गाइस बहुत ही आप ट्रस्ट वर्दी कह लो इस चैनल को, है ना, और आप इसके साथ रहो। बस यही है कि आपको हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेक्चर्स कमिंग इज कैन बी डिलेड, बट जो भी चीज़ें आ रही हैं, है ना, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कॉन्सेप्चुअल एरर्स आपके नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। कहीं कहीं से भी पढ़ लो आप, रीचेक कर लो, 10 लोगों से मिल लो, है ना, वो डिस्कशंस कर लो। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं आने दूंगा, कुछ भी चीज़ों में मिसकॉन्सेप्शन नहीं होने दूंगा। ठीक है, और कोई भी ऐसी टॉपिक्स नहीं यहाँ से जाएगी जो अनकवर्ड रह गई होगी, ऐसी जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो रह जाए, ऐसी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, है ना। अगर आपके माइंड में अभी तक थोड़ा धुंधला-धुंधला था, तो यहाँ से पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि समय देकर के सब चीज़ समझानी चाहिए और बच्चों को एकदम ज़ीरो लेवल पे मान के उसको उठाया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है। टीचर्स कई बार उनको लगता रहता है कि ये सब चीज़ ठीक है यार, इतना जो मैं भाषण दे रहा हूँ, अचानक से वो यहाँ पहुँच जाएँगे, हर एक चीज़ बता देंगे। बता तो दिया, बता देने से और बच्चे के समझ आने में अंतर है ना यार, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश रहती है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स मैचिंग माई फ्रिक्वेंसी, देन यू मस्ट फॉलो दिस चैनल गाइस, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ओके, चलो देखो, तो ये हो गया। मैं कह रहा था कि बाइकार्बोनेट की रिएब्जॉर्प्शन होगी, सॉल्ट की रिएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की तो होनी ही थी। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि अगर आपको ब्लड की कॉम्पोजिशन याद होगी, मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया था कि उसमें 90 से 92% वाटर होती थी, 6 to 8% प्रोटीन्स होती थी, है ना। प्रोटीन्स मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ मैं, प्लाज्मा वाले पोर्सन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और प्रोटीन्स के अलावा कुछ जो है सो अमीनो एसिड्स होते थे, ग्लूकोज होते थे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हो गए, सॉल्ट होता था, ठीक है, NaCl होता था, एंड पोटेशियम होते थे, क्लोरीन होते थे, सोडियम होते थे। ये सब सारी चीज़ें थी कि नहीं ब्लड में। तो अब बताओ, हम प्लाज्मा के अंदर जो है सो बस प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ करके सारी चीज़ें तो हम ले आए हैं ना इसमें फिल्ट्रेट के अंदर। तो अब इन सारी चीज़ों में हमें चेक करना पड़ेगा किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो उनको वापस भेजना था। तो इसी के क्रम में जो है सो न्यूट्रिएंट्स पे हम लोग आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमने कुछ कुछ जो है सो वाइटामिन देखे थे, कुछ कुछ अमीनो एसिड्स देखे थे, कुछ ग्लूकोज को भी लेके आ गए थे। तो उन सबको वापस करना हमें नहीं चाहिए वो सब। वही है ना, जब आप इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, मान लो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखेगा। हाँ, समझ रहे हो कौन सी बीमारी, डायबिटीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एबनॉर्मल हो जाएंगी तब। तो नॉर्मल क्या है कि भाई सारी चीज़ें यहाँ से जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स आई थी हमको वापस भेजनी है मीन्स भेजनी है। ठीक है, 100%। ओके, एंड देन देखो पोटेशियम हो गया यहाँ पे, पोटेशियम की भी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि पीसीटी के अंदर अब पूछ लेगा आपसे, पीसीटी के अंदर पोटेशियम की रिअब्जॉर्प्शन हो रही थी कि नहीं, तो हाँ हो रही थी।
अब पूछेगा पीसीटी के अंदर NH3 अमोनिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था क्या, तो देखो आप ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सिक्रेशन हो रहा है, एरो इज इनटू द लाइन ना, तो ये सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इन सब चीज़ों की ऊपर वाली चीज़ों की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन हो गई। एंड H+ की और ये NH3 है, इसकी क्या होती है यहाँ, यहाँ होती है सिक्रीशंस भैया, यहाँ ब्लड है, ठीक है, इसके अराउंड आपको पता है ना पेरिटी ब्लड कैपिलरीज घूम रही हैं, पता है कि नहीं पता, ये जो रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया था, ये सब क्या है, पेरिटी ब्लड कैपिलरीज जा रही है। तो इसी के अंदर से कुछ भी चीज़ें जो हैं सो सिक्रीट भी होती हैं, और यहाँ से अगर कोई ये पीसीटी रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो वो भी फाइनली इसी के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, तो कहानी इसी के अराउंड घूम रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके भाई, चलो। ठीक है, तो इतने सारे पोर्शंस कवर हो गए आपके क्या पीसीटी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा। अभी मैं आपको टेबल भी बना के, टेबल भी बनी हुई है अपने पास, वो भी मैं दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बाइफर्केट करके लिखी हुई हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ है, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ है, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया, और H+ NH3 की सिक्रीशंस, और ये बाकी चारों यहाँ जो पांचों हैं उसकी क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शंस हो रही है, राइट। चलो उसके बाद ये जो ओपन होता है फिर किसमें, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जैसे कि आपको पता है कि दो पार्ट्स होती हैं, असेंड ये डिसेंडिंग जो गिरने वाला पोर्शन होता है, असेंडिंग जो ऊपर चढ़ने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना यार, वो वाटर के लिए परमेबल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वाटर की रिअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ यहाँ क्यों नहीं वाटर रिलीज हो रही है, आई मीन यहाँ से वाटर क्यों नहीं रिलीज हो गए, ऐसा आपका सवाल हो सकता है। बट एनसीईआरटी में ये डेफिनेट लिखा हुआ है कि जो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, वो वाटर के लिए परमेबल है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये चढ़ने वाला जो पोर्शन है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो क्या है, सॉल्ट के लिए, NaCl के लिए परमेबल है। तो जिसके लिए परमेबल रहोगे आप, है ना, उसी के लिए आपकी अब्जॉर्ब उसी का अब्जॉर्प्शन आप कर पाओगे ना। तो ये कहने का मतलब हो गया, ये कहने का मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ है आप वहाँ से जैसे परमेबल शब्द सुने होंगे शायद कहीं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, ठीक है। मतलब क्या, परमेबल मतलब टू अलाउड टू मूव इनटू समथिंग, ओके। तो दिस वन इज अ परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी अगर वाटर के लिए ही है तो वाटर नहीं निकल पाएगी, और जो असेंडिंग वाला पोर्शन था उसमें परमेबिलिटी किसकी है, सॉल्ट की है, NaCl की है, तो वहाँ से सॉल्ट निकल जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा जो बात कर रहे हैं वो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो गई, और इस वाले पोर्शन से NaCl रीअब्जॉर्ब हो गई, और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं उनके लिए कि NaCl जो है सो कहाँ से निकलती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा डिसेंडिंग। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको ध्यान नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो पानी ऊपर से गिरती है ना, ऐसा करके झरना वरना से क्या होती है, पानी ऊपर से गिरती है, चाहे टैप खोलो तो पानी ऊपर से गिरती है। तो बस आपको ये याद रखनी है, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से कोई भी चीज़ आ रहा है तो वहाँ से पानी गिरेगी, मीन्स पानी के लिए परमेबल। और जो फिर वो ऑपोजिट आप लगा लेना कि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ जा रही है तो वहाँ से क्या निकलेगी, सॉल्ट निकलेगी। रीअब्जॉर्प्शन इसकी भी होनी है, उसकी भी होनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें सेगमेंट्स होते हैं, ये जो है ना उसको थिक सेगमेंट बोलते हैं, और ये थिन सेगमेंट्स होती हैं लूप ऑफ हेनले की, जस्ट पाइप की विड्थ है और कुछ नहीं, राइट। अब आ जाओ आप कहाँ कहाँ कहाँ, ये वाले पोर्शन पे, दिस वन इज अ डीसीटी। ये देखो इसकी लाइनिंग देखो, पीसीटी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, एंड देन दिस वन इज अ डीसीटी, और ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में मेजरली उसमें क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन का ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का बहुत कम काम हो रहा है वहाँ, ठीक है। मेजरली जो है सब पीसीटी और डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रेशंस के काम हो रहे हैं। इसका काम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, इस पूरे मेडुलरी रीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोरेगुलरिटी है ना, उसको मेंटेन रखना। तो दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले गाइस, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन नहीं दिखेगी, जस्ट दिस रिवॉल्व्स अराउंड द टू थिंग, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से, पानी ऊपर से नीचे गिरती है, मीन्स डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग मीन्स क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरती है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू व्हाट, NaCl गाइस, ठीक है। तो ये याद रखनी। दूसरी चीज मैं यहाँ आऊंगा, यूरिया देखे कोई परेशान मत होना अभी। चलो अब आ गए कहाँ, डीसीटी में। तो डीसीटी में अगेन NaCl की, वाटर की, SCO3 की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ से पूछ लेगा कि न्यूट्रेंट्स की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होती है क्या, बताइए। न्यूट्रेंट्स की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होती है क्या, नहीं होती ना। पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही प्रिसाइजली याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है।
अब देखो ट्रिक के हिसाब से अगर बात की जाए, देखो सिक्रीशंस में H+NH3 इधर भी है, H+NH3 इधर भी है। यहाँ पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी तो यहाँ पोटेशियम की क्या हो जाएगी, सिक्रीशंस हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखनी है। और इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि भैया न्यूट्रिएंट्स 100% यहीं पे निकल जाते हैं, 100 न्यूट्रिएंट्स के लिए यहाँ जगह नहीं बचे। तो यहाँ पांच चीज़ थी तो यहाँ 3 ही चीज़ बची। एक तो यहाँ का उठ के इधर आ गया, दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो है 100% इधर ही था, तो यहाँ इसका होना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक, चलो अब आ गए कहाँ हम लोग, अब हम लोग आ गए कलेक्टिंग डक्ट पे। दिस वन इज अ कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में देखो फिर से सिक्रीशंस हो रही हैं, H+ की, पोटेशियम की, H2 यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही है। ये जो है H2O वो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब हो रही है, और यूरिया भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही है। और यूरिया के लिए खास बात है कि ये जो है यूरिया जो कुछ अमाउंट में, क्योंकि यूरिया तो हम निकाल ही रहे थे, बट कुछ अमाउंट में यूरिया जो है सो मेडुलरी के अंदर जाती है। ये पूरा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना। अगर जहाँ पूरा ये मेडुला वाला पोर्शन था, एकदम रिलेट रखना, रिलेटेबल चीज़ें होनी चाहिए यार, है ना। आपके दिमाग में क्लियर इमेज होना चाहिए कि हम बात कहाँ कर रहे हैं। क्या ये पूरा किडनी के बाद हो रही है, किडनी में ये पोर्शन क्या कॉर्टेक्स में होगा, क्या ये पोर्शन मेड्यूला के अंदर होगा। देखो लिखी हुई है ये सारे पोर्शन कॉर्टेक्स के अंदर। अभी जो पिछले लेक्चर मैंने स्टार्टिंग किया था नोट्स पे, ठीक है, तो नोट्स के अंदर क्या लिखा था कि women's capsule PCT and DCT will always present in cortical region guys, okay, and medulla के अंदर क्या हो जाएगा, always लूप ऑफ एनले प्रेजेंट होंगे। तो देखो लूप ऑफ एनले कहाँ है, मेडुला के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से जो देखो डीसीटी के अंदर से जो यूरिया कुछ अमाउंट में निकल जाती है ना, वो डायरेक्ट चली जाती है किसमें, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में। कहाँ पोर हो जाएगी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, यहाँ से इसमें चली गई, फिर यहाँ से इसमें चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद और इसी वजह से क्या होती है इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी जो है मेंटेन होती है। ऑस्मोलैरिटी से अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा हो तो बस आप ये याद रखना, सॉल्ट और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, बेसिकली उसी को ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी एक मोलैरिटी वाला भी है, वो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड और कुछ खास है नहीं। ठीक है भाई, तो ये पूरी डायग्राम क्लियर हो गई क्या आपको, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना। तो एक एक चीज प्रिसाइजली याद रखनी है इस डायग्राम को बहुत ही क्लियरली। ठीक है, पूछ लेगा यार आपसे कि H+ की सिक्रीशन कहाँ कहाँ हो रही थी। ऑप्शन लूप ऑफ एनले, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग, सॉरी कहाँ नहीं हो रही थी, तो लूप ऑफ एनले में नहीं हो रही थी। बाकी देखो यहाँ भी सिक्रीशन, यहाँ भी सिक्रीशन। H+ की तो हमेशा सिक्रीशन, NH3 की तो हमेशा ही सिक्रीशन, पोटेशियम की कहीं अब्जॉर्प्शन कहीं सिक्रीशन, है ना। पोटेशियम की यहाँ भी सिक्रीशन, पोटेशियम की यहाँ भी सिक्रीशन। और अगर आप हायर स्टडीज देखते हो तो यहाँ भी दिखाता है कि पोटेशियम की भी सिक्रीशन होती है, बट आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पे सिक्रीशन नहीं कराया गया है, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास 25-26 का एनसीईआरटी है, तो कुछ भी करेक्शंस नहीं दिए गए हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पोटेशियम यहाँ पे पीसीटी के अंदर बस रीअब्जॉर्ब हो रही है, वहीं डीसीटी की बात करें तो पोटेशियम बस सेक्रीट हो रही है। और सिक्रीट कहाँ हो रही है, तो सिक्रीट हो रही है और ये कलेक्टिंग डक्ट में भी, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बस आप वाटर और NaCl को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि ये असेंडिंग में था या डिसेंडिंग में था। मुझे बहुत दिनों तक कंफ्यूजन रही है, तो मुझे डर लगता है कि आपको भी न रहे। ठीक है, मतलब मैंने इसलिए ट्रिक बता दिया कि वाटर देखो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो जो भी पोर्शन आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो दैट वाज योर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, तो उसके अंदर वाटर की परमेबिलिटी है, तो वाटर निकल जाएगी। एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले के अंदर सॉल्ट की परमेबिलिटी, तो वहाँ से NaCl निकल जाएगा। ठीक है, देखो सो 20-22 मिनट हो गए हैं और हम लोग अभी तक इतना ही पढ़ पाए, और हमें आज एनसीईआरटी भी कवर करनी है। तो चलो अब इसमें मैं बहुत टाइम नहीं देने वाला हूँ, सब कुछ लिखा दिया, सब कुछ डायग्राम में दिख गया है आपको, बस आपको मैं रिलेट करा देता हूँ। देखो NaCl कहाँ से निकल रहे थे, पीसीटी से भी निकल रहे थे क्या, बस आपको रिलेट करना उस डायग्राम से यार। ठीक, तो NaCl क्या पीसीटी से निकल रहे थे क्या, डीसीटी से निकल रहे थे क्या, असेंडिंग लूप ऑफ एनले से निकल रहे थे। देखो NaCl यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में दिखा। ठीक है, तो 3 जगह से NaCl निकल रही थी, है कि नहीं, पीसीटी, डीसीटी एंड NaCl। ठीक है, अब यहाँ भी है एक दो और बात है कि थिक सेगमेंट से एक्टिवली और थिन सेगमेंट से क्या, पैसिवली।
NaCl अगर यहाँ थिक से निकलेगी तो क्या लिखा है यहाँ, थिक से निकलेगी तो एक्टिव, यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। ये थिक सेगमेंट है और ये थिन सेगमेंट है, ठीक है। ये डायमीटर से आपको समझ आ जाना चाहिए, थिक सेगमेंट और ये थिन सेगमेंट है। तो यहाँ से अगर निकल, मैं इसी डायग्राम में लिख देता हूँ, फिर आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थिक वाले में एक्टिव, इस एनसीईआरटी में दी गई है, थिक वाले में ये एक्टिव, ठीक है भाई। NaCl कैसे निकलेगी, एक्टिवली। और थिन वाले में NaCl कैसे निकलेगी, पैसिव, ठीक है। पैसिव reabsorption of NaCl through thick segment of loop of inlet and sorry मैंने पैसिव बोल दिया, active reabsorption of NaCl takes place from thick segment of loop of inlet and passive reabsorption of NaCl from thin segment of loop of inlet, ठीक। चलो यहाँ से बढ़े। अब देखो वाटर तो कहाँ पीसीटी से भी निकल रहे थे, डीसीटी से भी निकल रहे हैं, लूप ऑफ इनलेट से भी निकल रहे हैं और कलेक्टिंग डक्ट से भी निकल रहे हैं। बट लूप ऑफ इनलेट में कहाँ भाई, तो डिसेंडिंग, ठीक है। कहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ इनलेट कलेक्टिंग डक्ट। ये आप खुद से रिलेट कर लोगे क्या, मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बताने का मतलब दिख रहा है आपको, नहीं ना, सब कुछ तो कर ही रखा। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, सिक्रीशंस में जा, सिक्रीशंस के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और अमोनिया, ठीक है। देख लेंगे एनसीईआरटी में लिखी है भाई, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं इसलिए मैं चुप हूँ अभी यार, आप खुद से मिला सकते हो इसको, और इस डायग्राम को, इस टेबल को आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो इस फॉर्म में याद रख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। दूसरी बात ये, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में, असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ, पीसीटी के अंदर। और एक और बात है यहाँ पे, सेक्रेशन नाइट्रोजन स्विच्ड NH3 की होती है कहीं कहीं सेक्रेशन। तो इसमें क्या है कि यूरिया को स्मॉल अमाउंट का सेक्रेशन असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट के थिन से भी होता है, तो हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। यूरिया जो है यहाँ से निकला था, यूरिया डीसी ये कलेक्टिंग डक्ट से निकला था ना, यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकला, और ये कुछ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट के अंदर सिक्रीट भी हो जाएंगे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सवाल में, यहाँ बहुत ट्रिकी सवाल बन सकता है कि क्या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट के अंदर यूरिया सिक्रीट करेगा, तो हाँ भाई क्यों नहीं करेगा। ये मेडुला, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ गया, ये सब क्या है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये पूरा क्या रीजन क्या हो जाएगा, मेडुला है, ठीक है। मेडुला के अंदर, मेडुलर पिरामिड में सब कुछ था ना ये, ठीक है। मेडुलर पिरामिड के अंदर जहाँ ये सब पोर्शन नहीं है मान लेते हैं, तो वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है, मेडुला में यूरिया तो निकल आया कलेक्टिंग डक्ट से, अब ये यूरिया जो है फिर से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट में वापस से पोर कर दी जाएगी, मतलब इसके अंदर सिक्रीट कर दी जाएगी। तो यही बात है यहाँ पे लिखी हुई है, यूरिया को स्मॉल अमाउंट का सिक्रीशन भी होता है यूरिया का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यूरिया के अंदर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द किडनी इंटरस्टिशंस। तो यहाँ से यूरिया की भी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसके लिए लिखा है, यूरिया की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है, हम तो निकालने वाले थे ना इसको, फिर से हमने रीअब्जॉर्ब क्यों करा। तो इसकी जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऐसी बनी रहती है, वो सब कुछ खेल के आना कि कॉन्सेंट्रेशन का खेल है ना, ऑस्मोलैरिटी का खेल है, ठीक है। आप देखोगे अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखोगे कि यहाँ अगर 300 मिली ऑस्मोल था, मान लेते कि 1000 ml वाटर के अंदर 300 ग्राम इसमें चीनी था, तो अब ऐसा हो जाएगा कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर ना 1200 ग्राम जो है सो क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा या फिर नमक हो जाएगा, जो भी सॉल्यूट है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसकी भी वजह होती है कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे चल के अपन समझाएंगे उसमें कि ग्रेडियंट आखिर क्यों मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो मेजरली यहाँ से यहाँ तक जो है 200 से 1200 मिली ऑस्मोल तक की
ग्रेडियंट मेंटेन की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सो यहाँ क्या निकलना है, क्या वापस जाना है, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब मैं देखो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले तो आप यही देख लो, ये डायग्राम तो क्लियर ही है ना, कुछ तो इसमें रहा नहीं। SCO3 NaClH2 न्यूट्रेंट्स के प्लस NaClH2 ये सब चीज़ बता दिया गया। देख रहे हो यूरिया इधर से आया और इसमें चला गया। तो यूरिया की अगर मैं बोलूँ एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, तो यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से हो रही है। यूरिया की सिक्रीशन कहाँ हो रही है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले के अंदर ये कहाँ हो जाएगी, सिक्रीशन भी हो जाएंगे। NaCl कहाँ से, तो NaCl भैया कहाँ से, NaCl असेंडिंग से, और वाटर कहाँ से, डिसेंडिंग से। तो ये सब चीज़ें आपको डायग्राम से पूछ लेते हैं सवाल। ठीक है, तो चलो ये पहले ना ये पोर्शन कर लेते हैं। इससे पहले देखो एनसीईआरटी की जो कटआउट्स हैं इसके अंदर क्या है, ये सब सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बस देख लेना, सब कुछ करा दिया गया है। ठीक है, सब कुछ करा दिया गया है और सारे लोकेशंस जो है सब क्लियर होने चाहिए आपको यहाँ से। ठीक है, तो सब कुछ नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी दिया गया। जो समझने वाली पार्ट है वो यहीं से है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन हो रही है आपकी यहाँ से। ये सब देख लेना, सब कुछ है, सब कुछ बता दिया गया है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन से शुरू करते हैं आज। ठीक है, इतना हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। Urine formation, guys. So urine formation involves three main process, namely glomerulus filtration, reabsorption and secretions. ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन बात कर ही चुके हैं, इसमें भी सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बट मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की लाइन से परिचित करा देता हूँ, है ना, कुछ भी चीज़ें छूटी तो नहीं है और ये क्रॉस चेकिंग जैसा हो जाएगा आपका। ठीक, ओके। देखो क्या लिखा है, पहला स्टेप्स क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे को अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे थे। इसके अंदर कितना ब्लड को अपन पकड़ के ला रहे थे यूरिनेशन के लिए, सॉरी फिल्ट्रेशन के लिए, तो 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, एकदम ध्यान पे होनी चाहिए। और दिस इज द 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता था कि 1 मिनट के अंदर एक वेंट्रिकल जितनी ब्लड पंप करती है, ठीक है, उसको क्या कहते थे, कार्डियक आउटपुट कहते थे। ठीक है, तो सब सारी चीज़ें आपको रिलेटेबल होनी चाहिए, तो सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज बीइंग filtered is going to filter into the urine formation। ठीक है, तो आपको बता देनी है कि 1100 से 1200, दिस वन इज द अप्रॉक्स 1/5, ये सारी एनसीईआरटी लिखती भी है। ठीक है, first step is urine formation which is carried out by the glomerulus and called glomerular filtration। On an average 1100 से 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। तो ये बातें हो गई। दूसरी है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉसेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। तो मैंने बताया था ना, तीन जो वजह थे, जो तीन मेन रीजन थे ब्लड फिल्ट्रेशन के, दैट वाज व्हाट, ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या, ब्लड प्रेशर, एंड देन 3 लेयर, है ना। तो एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स थी ना, उसके अंदर जो एंडोथेलियम कहते हैं उसको, ठीक है, वो थी। और बोमेंस कैप्सूल था और बेसमेंट मेम्ब्रेन था। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम था। तो पिछले लेक्चर में सब चीज़ हो गई, अभी डायग्राम क्या बनाऊंगा देख लो, मैंने बताया था ना ये सब। दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या था, ये आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स थे। ठीक है, दिस वन इज अ एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स थी। इसी में देख लो क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए अपने पास कुछ रह नहीं जाता आप, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इतना ढंग से करा दिया जाता है क्लास के अंदर नोट्स के थ्रू,
कि फिर आप आराम से रिलेट कर लोगे। एक बस ये फॉर्मेलिटी रह जाती है, मैं आपको दिखाता चलूँ। क्रॉस चेक, तो ये हो गया 3 लेयर। फिर क्या लिखा था, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम। देखो यही चीज़ है ना, यहाँ कुछ कुछ स्लिट्स प्रेजेंट होती है, हर एक पोडोसाइट्स के बीच में एक स्लिट्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन। अब यहाँ से भाई कोई भी चीज़ गिरेगी, लिक्विड है ना, तो कहाँ से गिरेगी, यहाँ ये पोर्स आप खोल के दोगे ना, जाली जाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो पूरा पैक ही हो जाता है। किस बात की जाली, तो वो जो स्लिट होती है ना, बीच में छेद होती हैं, दिस इज जस्ट अ पोर और माइन्यूट स्पेसेस, ठीक है, slit pores, ठीक है। So blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent plasma except the protein pass into the lumen of the Bowman's capsule, ठीक है। तो इतना इंट्रिकेट और इतना ज़्यादा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं ना, जैसे फ़ोन को वगैरह लंच हो रहा है तो इसमें ये अल्ट्रा है ना, सैमसंग का अल्ट्रा, आईफोन अल्ट्रा, जो भी चीज़ है। तो मतलब क्या, इतना एडवांस है उसकी फिल्ट्रेशन, इतनी एडवांस फिल्ट्रेशन है कि ब्लड प्लाज्मा का हर एक पार्ट उसके अंदर चला जाता है एक्सेप्ट व्हाट, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि एल्बुमिन्स हो गए, ग्लोबुलिन्स हो गए, फिब्रिनोजेंस हो गए, ये सब प्रोटीन्स नहीं जा पाती। बाकी जितने भी प्लाज्मा के पार्ट्स थे वो सारी चीज़ें उसके अंदर चली गई हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि फिल्ट्रेट के अंदर ब्लड के कौन से पोर्शंस नहीं हैं, एग्जाम्पल लाइक ग्लोबुलिन्स नहीं है, कि अमीनो एसिड्स नहीं है, कि वाटर नहीं है, तो ग्लोबुलिन्स नहीं है क्योंकि ये क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए। तो आप बोलोगे यार इस चैप्टर में तो ग्लोबुलिन्स लिखा ही नहीं है, बट आपने पढ़ा है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट रिलेटिंग थिंग्स, ठीक है, कहीं भी कुछ आ सकता है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि इस चैप्टर से ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि इस सारे वर्ड्स इसी के अंदर यूज किए गए हों, ठीक है। जब मैं आपको बता रहा था वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बता रहा था, तो सारी चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ से उठा के लाया था, एनिमल किंगडम से। इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत कम दिया हुआ, तो वो ज़रूरी होती है ना, सिलेबस में तो है ना यार, सिलेबस में तो है, तो पढ़ना है, बात क्लियर है, ठीक। चलो, सो ये हो गया, blood is filtered so finely through that almost all the parts except plasma protein passing through lumen of the Bowman's capsule, therefore it is called ultrafiltration, ठीक है, okay। Now the amount of filtrate formed by the kidney per minute is called GFR, amount of the filtrate, जो filtrate बन के आई है ना, जो चाय पीने लग गए हो, ठीक है, चाय बनी थी वो सस्पेंड के अंदर थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बट जो चाय पी रहा हो, ठीक है, बस उसी तरीके से याद रखना। तो दिस इज व्हाट 125 ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट, तो दिस वन इज GFR, ये ध्यान रखनी है आप, GFR, ठीक है। और ये 180 लीटर पर डे हो जाती है अगर आप पर डे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है, ठीक है। देखो आप क्या, हाँ एक चीज़ और पूछ सकता है कि क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो नहीं ना, कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी, नहीं, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है। ऐसे सवाल पूछ सकता है, फिल्ट्रेट प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड यूरिन, ग्लो, ब्लड, व्हाटएवर। तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको डायमेंशनली सोचना है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। चलो भाई आगे आ जाओ। The kidney have a built-in mechanism for the regulation of the glomerulus filtration. अब everything is being regulated ना, हर एक चीज़ को चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम्स होती हैं। तो किडनी हैव अ बिल्ट-इन मैकेनिज्म, बनी हुई मैकेनिज्म है फॉर रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के पास ही सारे मैकेनिज्म, ओके। सो वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट विद जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, JGA, ठीक है। तो शायद मैंने इसमें या पिछले लेक्चर्स में बताया था कि JGA सेल्स होती हैं जो कि अफेरेंट आर्ट्रियोल्स और DCT, इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो सेल्स होती हैं वो मिल करके JGA सेल्स बनाती हैं, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। सो JGA इज a special sensitive region formed by the cellular modifications in the DCT and afferent arteriole at the location of their contact। तो जहाँ पे भी मान लेते हैं, ये देख लो आप, ये डायग्राम है, ठीक है, अभी तो अच्छा इसमें तो नहीं दी गई नेफ्रॉन वाला, हाँ ठीक है, ये देखो ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है, हाँ भाई, और DCT कहाँ भाई, DCT यहाँ, तो अभी इसमें तो नहीं दिख रही है कहीं ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट बहुत इतना
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है ना, कि सब जगह सब चीज़ एक ही जगह है। आपको सोचना है किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, तो इतना जगह थोड़ी दिखता होगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ भी कॉन्टैक्ट में मान लेते हैं कि आ गया, ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो है सो मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये एक काइंड ऑफ सेल्स बना लेते हैं, सेंसिटिव सेल्स होती है, जिसको अपन कहते हैं कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus बन गया। अब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus क्या करेगा, मान लो तो जीएफआर कम हो गई, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थी 125 ml पर मिनट, वो उतना नहीं बन रहा, मान लो 120 बन रहा है, 115 बन रहा है, 100 बन रहा है, 95 बन रहा है, तो वो डिक्रीज हो गया ना जीएफआर, इतना से तो काम नहीं चलने वाला हमारा, तो जीएफआर में क्या हो गई कि डिक्रीमेंट हो गई। ठीक है, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है कौन, जेजीएसएल, वो एक केमिकल रिलीज करता है, दिस इज अ रेनिन, रेनिन 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 एक हार्मोन रिलीज करता है। अब ये रेनिन जो है सो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, वो रेनिन जो है सो इस पे वर्क करेगा जा करके इस पे, और ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस क्या, जस्ट कैपिलरीज, ठीक है, तो कैपिलरीज अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ा देगा, तो प्रेशर बढ़ा देगा तो इसके अंदर जो 125 नहीं आ पा रहा था, अब ज़्यादा अमाउंट में आएगी, तो ये सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएगी। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि एफिशिएंट मैकेनिज्म कोड जेजीएसएल्स एक एक सेकंड यार, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स। सेंसिटिव रीजन्स होती हैं जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टरीज हैं, तो यहाँ लिख लो आप साइड में, जेजीएसएल्स जो है वो किससे बना है, डीसीटी प्लस एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी, ठीक है। एफरेंट और ईफरेंट में कभी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले डे वन को बताया था। एफरेंट मीन्स क्या होता है, आने वाला, ऐसे आना, और एग्जिट, एग्जिट मीन्स ईफरेंट, एग्जिट कहाँ से शुरू होती है, ई से, तो जो ईफरेंट है ना वहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो टू बोथ थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, बट यू हैव टू गेट क्लियर अबाउट दिस थिंग, ओके। So for in GFR can activate the JG cells to release renin। अरे यार मैंने पिछले लेक्चर में गलत बता दिया था, सॉरी यार, पिछले लेक्चर में मैंने गलत बता दिया था कि डबल एक दो तरह की रेनिन होती है, एक यहाँ एक रेनिन, ये तो अभी निकल रही है जेजी सेल्स द्वारा, ठीक है। एक और ये रेनिन जो है ना वो क्या है, मिल्क प्रोटीन है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मिल्क प्रोटीन, तो उसको ठीक कर लेना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ जो उसने देखा कि जेजीए ने ये डिटेक्ट कर लिया कि भैया जीएफआर तो कम हो रही है, अब क्या करनी है, उसने रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। अब रेनिन जो है सो किस पे काम करेगा, ग्लोमेरुलस पे काम करेगा, और वो क्या करेगा, वहाँ की जो कैपिलरीज थी उसके अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, उससे क्या हो जाएगा, फिर से वो अमाउंट ऑफ जो जीएफआर थी वो रिस्टोर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। So can estimate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। तो ये चीज़ें हैं, आगे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी देख लेंगे। सो द कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड पर लीटर 180 लीटर पर डे एंड विद दैट द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर्स। वही कह रहा है कि भाई एक तरफ तो फिल्ट्रेट आप बना लिए हो 180 लीटर पर डे, और यूरिन पास करते हो आप 1.5 लीटर पर डे, सो वेयर इज दिस डिफरेंस, ठीक है, हाउ दिस डिफरेंस क्रिएटेड। तो इसकी जो रीज़न थी वो क्या थी, 99% ऑफ द जो फिल्ट्रेट बना के लाए हो आप, उसको तो वापस आपने भेज दिया ना, वो तो वापस रीअब्जॉर्ब हो गया रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, क्लियर है। The tubular epithelial cells in different segment of the nephron perform this either by the active or the passive mechanism, okay। So tubular epithelium cells in the different segment of the nephron perform different segment of the nephron के अंदर जो tubular parts means what, पीसीटी, डीसीटी, लोपोफेनले वगैरह, ये सब सारी चीज़ें वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, या तो एक्टिवली या पैसिवली वो क्या कर रही थी, कुछ कुछ सब्सटेंस को जो है सो रीअब्जॉर्ब कर रही थी। तो अब एग्जांपल्स के तौर पे क्या है कि सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम, ये सब जो है सो फिल्ट्रेट्स के द्वारा एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। एक्टिवली कौन कौन रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम। अब देखो सारी चीज़ें मैंने करा दिया, सारी चीज़ें मैंने कराया हुआ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, कुछ नया है क्या आपके लिए, तो बताओ। एनसीईआरटी बस एक चेकिंग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ रह नहीं गया,
ठीक है। और आपको वो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना, दिल को तसल्ली मिलना। द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम हेयर, दिस इज मोर वैल्यूएबल। ओके, तो मैंने कह दिया कि यहाँ है, एनसीईआरटी में सब कुछ है, बट टू शो यू एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोर वैल्यूएबल। ठीक है, दिस इज मोर ट्रस्ट वर्दी। क्लियर? चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो किस किस चीज़ों की पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और किस किस चीज़ों की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वो बिल्कुल आपको इस वो जो पॉइंट्स मैंने बता दिए थे वहीं से याद रखनी है। एनसीईआरटी कह रहा हूँ कि पढ़ लेना, बस बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। बड़ी भरोसा रखो आप, सब कुछ तो देख ही रहे हो, भरोसा क्या रखना आप। So, reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. अच्छा, एक चीज नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, whereas the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport। तो जो पैसिव हो रहा था वो कौन कौन हो रहा था? वहाँ आपने देखा होगा कि यूरिया था, अमोनिया था। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें क्या थी? नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोजनस वेस्ट आर absorbed by the passive transport। तो मैं दिखा दूँ आपको। अरे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें क्या क्या है। यूरिया क्या है भाई? नाइट्रोजन है ना, NH2CO, CO2 ऐसा। यूरिया क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, यही थी ना, मैं स्ट्रक्चर कहीं गलत तो नहीं बना रहा। ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन 2 कार्बन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? यूरिया है। तो यूरिया के अंदर क्या है भाई? यूरिया के अंदर तो नाइट्रोजन है ही। अमोनिया है तो अमोनिया NH3 खुद है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये सारा क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट है ना। और वाटर भी डिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली। ठीक है, बना हुआ था इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये ध्यान रखना, इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन से क्या मतलब है? ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो पैसिव या एक्टिव जहाँ भी हो रही है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ये पीसीटी को रेफर कर रही है भाई। तो ये थोड़ा सा नया मुझे लग रहा है कि शायद मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। मैं एक बार दोबारा से आपको उस डायग्राम पे लेके जाता हूँ। देखो, अब यहाँ से कह रही है बातें ऐसी कि देखो H2O यहाँ पैसिवली चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैसिवली चला जाएगा, यहाँ पे पैसिवली चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो तो वाटर निकल रही है, यहाँ पे तो वाटर निकल रही है, तो हर जगह पैसिवली जाए, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो उसने एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखी हुई है कि H2O की जो सेक्रेशन हो रही है पैसिवली, वो इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स हो रही है भाई। तो ये आपको एकदम याद रखने की, वाटर की जो पैसिव रिएब्जॉर्प्शन, सवाल सीधा पूछ लेगा आपसे कि वाटर की पैसिव रिएब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होती है ना? डीसीटी, पीसीटी, लोकल फाइनल करेक्शन रेट फॉर वेयर, तो आपको लगाना है पीसीटी, क्योंकि उसने लिखा है इनिशियल पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, तो पीसीटी लगानी है आपको। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रहे। तो ये सब चीज़ होता है, जो बारीक चीज़ है ना, वो एनसीईआरटी पढ़ने से पर क्लियर हो जाती है। ओके, सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर secrete सब्सटेंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन सेक्रेशन किससे की हो रही थी? या तो अमोनिया की हो रही थी, या पोटेशियम की हो रही थी, या फिर प्रोटोन आयंस की हो रही थी। ठीक है, so tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps the maintenance of the ionic and acid base balance of the body fluid। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो सेक्रेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां भी लिखी होगी शायद सेक्रेशन के पास में। रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सेक्रेशन हो गया, नहीं नहीं उससे पहले यहाँ नहीं लिखा ना, ट्यूबुलर सेक्रेशंस, ट्यूबुलर सेक्रेशंस। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो, क्योंकि आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो यहाँ लिख लो क्या था, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस किडनी। ठीक है,
Tubular secretion is also an important steps in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base दोनों, ठीक है, ionic and acid base दोनों। ओके, सो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं फंक्शंस में, जो कि डायग्राम के थ्रू तो सब कुछ हो गया है। एनसीईआरटी जो भी कहती है देख लेते हैं। तो पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल, बहुत पहले बता दिया गया था, स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में ही इसको बता दिया गया था। तो इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम्स होती है भाई? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, उसमें भी ब्रश बॉर्डर्ड वाला। तो जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हों बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि क्लास के अंदर सब कुछ करा दिया गया। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम which increase the surface area of ore absorption, ठीक। इनफोल्डिंग्स ऐसी होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी के अंदर अगर जहाँ भी लिखे हो तो वहाँ ये चीज़ ऐड कर लें कि 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी हमने कहाँ पढ़ा? पीसीटी अलग से पढ़ा ना। पीसीटी वगैरह शायद अलग से नहीं पढ़ा है क्या? यहीं पे एक नोट पॉइंट में बना के लिखो, एक सेकंड यार। इलेक्ट्रोलाइट और क्या था? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में सब कुछ आ गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen and ion and ammonia into the filtrate and by absorption of SCO3 ion from it, ठीक है। तो सेक्रीशन से क्या क्या हो रहा था, आपने पढ़ा था ना, आयनिक बैलेंस और एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की जो पीएच बैलेंस है, एसिडिक बेस का हो या फिर पीएच बैलेंस का हो, इन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? आपका सिक्रीशन था, ठीक है। और सिक्रीशंस में आपने क्या क्या सिक्रीट किया था? अमोनिया और हाइड्रोजन आयन आपने फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट किया था, और अब्जॉर्ब क्या कर लिया था वहाँ से? SCO3। तो सारे डायग्राम्स एकदम क्लियर है। सो हेनलेज लूप हो गया। आप देखो, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बट दिस रीजन प्ले, देखो ये लिखा हुआ मिनिमम वाला पार्ट लिखा हुआ, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर कहीं होता है तो वो कहाँ होता है भाई? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होता है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक सेकंड यार, चार्ज नहीं है, इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होती है, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रिएब्जॉर्प्शन होती है एंड मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है आपके पीसीटी में। और यहीं पर यहाँ इसी पॉइंट को आप लिख सकते हो 70 से 80% जो अभी मैंने लिखा था नोट पॉइंट, आप इसी बात से समझ सकते हो कि मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन में जो है सो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कहाँ हो जाएगी आपकी पीसीटी के अंदर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो तो ये चीज़ क्लियर है। मिनिमम वाला पोर्शन ध्यान रखना है आपको, हाइलाइटर लेके चलते हैं मिनिमम। दूसरा चीज़ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। जो मेडुला के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, मैं आगे समझाऊंगा जब कांटेक्ट करंट मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हम लोग। तो वहाँ जो मेडुलरी रीजन के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड थे उसके अंदर जो है ना सबसे हाईएस्ट ऑस्मोलरिटी हमें मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है। जैसे जैसे कॉर्टेक्स से नीचे आते जाओगे ना आप, तो उस आपको दिखेगी कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड थे उसके अंदर जो उसके अंदर जो क्या है वो, एक सेकंड है। हाँ, उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है ना उसको हाईएस्ट हाईएस्ट रखनी है, ठीक है। वो धीरे धीरे 300 से 1200 तक आती है, आप देख लेना, देख लेंगे हम लोग उसमें। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, क्लियर है। ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, अब जहाँ वो परमेबल है वहाँ जैसे वाटर के लिए परमेबल है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है। और जो असेंडिंग वाला है वो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट, NaCl। तो जहाँ वो इलेक्ट्रोलाइट वाला के लिए परमेबल है, जहाँ वो फिर वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, तो दिस इज गोइंग वाइस वर्सा, ठीक है। सो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट्स एज इट मूव्स डाउन, ठीक है। तो ये क्या करती है, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करती है, जैसे 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 क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही होती है। बट सिंपली आपसे ये समझ लो कि जैसे लूप ऑफ हेनले ऊपर से नीचे जा रही है ना, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी कॉर्टेक्स से हुई थी, और धीरे धीरे ये मेडुला के अंदर जा रही है। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ से लेकर के जो मेडुला का जो इनर मोस्ट पार्ट होगा वहाँ तक में क्या कर देगा, ये सबको फिल्ट्रेट को जो है कंसनट्रेट कर देगा पूरा। जहाँ वो 200 मिली ऑस्मोल था वहाँ 1200 मिली ऑस्मोल हो जाएगा। तो ये काम भी कर रहा था कौन, आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था 200 से 1200, 300 से 1200 तक ऐसे, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बस उसी चीज़ को लिखा है। अब असेंडिंग वाला पार्ट है वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा, और किसके लिए परमेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक्टिवली और पैसिवली दोनों बातें याद रखनी है, और कहाँ एक्टिवली कहाँ पैसिवली ये भी चीज़ें क्लियर हो गई वहाँ। जो आपका वो थिक पोर्शन था ना, थिक के अंदर एक्टिवली, और जो थिन वाला पोर्शन था उसके अंदर पैसिवली अब्जॉर्ब हो रही थी का किसकी, NaCl की, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना आप। एंड देयरफॉर as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the passage of the electrolyte to the medullary fluid। अब ये लाइन भी आपको तभी समझ आएगी कि क्या रहा है कि जैसे जैसे देखो ऊपर से आप फिल्ट्रेट को लेके आ रहे थे, ठीक है। आपकी फिल्ट्रेट जो है सो 200 या फिर 300 मिली ऑस्मोल थी, और वहाँ से आप क्या कर रहे हो कि जब आप असेंडिंग लिम्ब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप पैपल के अंदर वाटर आपने हटा दिया, तो वाटर हटाने से क्या हो जाएगी, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रहेगी उसमें, और वाटर कम हो रही है, तो ओवरऑल जो ऑस्मोलैरिटी थी या फिर कॉन्सेंट्रेशन ही कह लो, तो वो तो बढ़ गई ना, वो तो 1200 ml तक ले आया। अब सिंपली आप ये सोचो कि जो आप उठते जो डायग्राम्स देख लेना इसके अंदर जो है, इसके अंदर से सिंपली देखो एक बार दोबारा से, ब्लड आ रही थी यहाँ से, ठीक है, ब्लड आ रही थी यहाँ से, ब्लड कर रहे हैं, फिल्ट्रेट आ रही थी, अब ब्लड नहीं रहा वो फिल्ट्रेट हो गया, तो फिल्ट्रेट यहाँ से आ रही थी बन के, ठीक है। तो यहाँ पे था 200 मिली ओस्मोल, ठीक है। उसमें से आप पानी निकाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तो क्या बच गया, जो साल्ट है वही ना बच गया। तो अब इस पॉइंट पे आकर के क्या होता है, 1200 मिली ओस्मोल तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। मतलब अब बस क्या है कि मैक्सिमम पार्ट क्या आपका उसमें सॉल्ट ही है, भाई सॉल्ट ही है, वाटर तो सारा निकल गया, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब सॉरी रिवर्सली, अब यहाँ से क्या हो रहा था कि यहाँ आपके पास पूरा 1200 मिली ऑस्मोल का ये ऑस्मोलरिटी था, मतलब मैक्सिमम पार्ट इसमें क्या था, NaCl था। लेकिन अब ये ऊपर की तरफ जब जाएगी तो इसमें से NaCl निकल रही है। अब NaCl निकल रही है, NaCl निकल रही है, आप समझ रहे हो, तो क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया ना। अब तो आपका सॉल्ट ही नहीं रहा उसके अंदर, तो यहाँ पे आकर के वो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये खेल चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। पहले तो क्या किया इसने, पूरी
जितना मैक्सिमम वो कर सकता था, मतलब यहाँ 300 है, यहाँ 1200, 4 टाइम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया। और जब वो ऊपर की तरफ गया ना, तो ये देखो वापस से दोबारा जो है सो उसको 6 टाइम्स और घटा दिया, 6 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया। जो 1200 ml 1200 मिली ऑस्मोल था, 1200 मिली ऑस्मोल था यहाँ पे, वो जहाँ पर जाकर के 600 मिली ऑस्मोल हो गया। मतलब सॉल्ट की अमाउंट तो कम हो गई ना, वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो गई अब। ठीक है, तो ये देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन का कैसे कैसे वहाँ डिफरेंस चल रहा होता है। तो यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है, और उसको बहुत अच्छे से अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हो सकता है अभी आपको थोड़ा कम समझ आया होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका लूप ऑफ एंड के बाद डीसीटी। अभी मेरा क्या था कि सब कुछ जितना भी पोर्सन है ना अभी तक से रिलेटेड काउंटर करंट मैकेनिज्म से पहले एनसीईआरटी भी कवर कर लो। बाकी बातें सारी हो गई है ना, बट चीज़ें हैं जो एक बार देख लेते हैं। सो डीसीटी यार, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। ये कंडीशनल पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि देखो हमेशा नहीं होता है, कंडीशनल है। कभी कभी मान लो कि आपकी होम्योस्टेटिस जो है सब ब्लड की, वो एक जैसे हमेशा नहीं रहती बॉडी की। ठीक है, कभी कभी वाटर कम है, कभी वाटर ज़्यादा है, कभी सॉल्ट कम है, कभी सॉल्ट ज़्यादा है। ये सब सारी चीज़ें खेल आप देख ही रहे हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कितना पानी पी रहे हो, आपकी वेदर कंडीशन कैसी है, आप गर्मी में है, ठंड में है, ठीक है, आपकी फिजियोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। यहाँ जो आप वाटर देख रहे हो, एक मिनट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी फिर तो। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है सो सोडियम भी होगी। एक बार मैं इसको कंफर्म कर दूँ क्योंकि लिख तो रहा है ना ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पकड़ के चलनी है कि कंडीशनल वर्ड लगा दे सोडियम के साथ या फिर वाटर के साथ। अब तब पूछ ले कि ये कहाँ हो रही है। अब आपको पता है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ भी वाटर की हो रही है भाई, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, और ये कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रही है। बट आपसे पूछ लेगा हाँ कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ हो रही है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डीसीटी लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही ध्यान रखना आप। ठीक, आगे चलते हैं। सो डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशंस ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। ठीक है, तो यही बात है कि सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, जैसे कि ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन था सोडियम के लिए, वैसे सेलेक्टिव सिक्रीशन है कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही वो जाने देता है। खैर ठीक है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन नहीं रहा है यहाँ पे सिलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे तो तुम ये सब करा ही रहे हो, हाइड्रोजन का, अमोनिया का सिक्रेशन करा ही रहे हो। बट यहाँ पे नई चीज़ क्या आ गई, यहाँ पोटेशियम आ गया नया चीज़। ठीक है, सो पोटेशियम आयंस एंड NH3 एंड और क्या हाइड्रोजन, इन तीनों की क्या होती है कि सिक्रीशंस होती हैं। और इससे क्या कह रहे हो, तुम पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस करोगे। तो ये बात तो है ही कि हम तो जहाँ जहाँ सिक्रीशन पढ़े हमने हर जगह देखा कि पीएच और आयनिक बैलेंस वो मेंटेन कर रहा था। तो दिस इज वेरी क्लियर फॉर्म है, राइट। चलो, ये डायग्राम हो ही गया। एक बार और एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पोर्सन है, ये वाला। ठीक है, सो दिस लॉन्ग this long duct extends from cortex of the kidney to the inner part of the medulla। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्शन, ये देखो कॉर्टेक्स, ये जो थोड़ा सा रीजन देखना ना आपको, ये सारे कॉर्टेक्स में है, ये सारे मेडुला के अंदर है। तो ये कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक रन करती है, ये बात इसमें लिखी हुई है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अब देखो यहाँ मैंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, फिर से यहाँ डाइल्यूटेड था ही, 300 से 1200 किया, 1200 जब भी मैं कह रहा हूँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो डाइल्यूशन कम हो रही है। अब मैं फिर से 1200 से 200 कर दिया तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो डाइल्यूशन बढ़ गई। तो डाइल्यूशन यहाँ मान लो 200 मिली ऑस्मोल है ना। तो अब इतना पानी हम नहीं बाहर, इतना पानी जो है सो हम बाहर नहीं कर सकते ना। आप समझ रहे हो बात को कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पानी जो है सो हम बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पानी को फिर से इस डाइल्यूट को फिर से कंसंट्रेशन कराना है, मतलब पानी को फिर से रीअब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो अब तो एक ही पोर्शन बच गया, तुम डीसीटी तक ले ही आए हो, डीसीटी तक तुम नौटंकी ही कर रहे हो, अभी तक तुमने यूरिन तैयारी नहीं किया। अब कह रहा है कि नहीं, अब तो एक ही कलेक्टिंग डक्ट ही बचा है, तो चलो अब जितना भी तुम्हारे पास वाटर है वो दोबारा से हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, पानी हम जाने नहीं देंगे बाहर, पानी को हम क्या करेंगे दोबारा से फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यही चीज़ लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन बनानी है हमें, तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यहाँ से क्या करेंगे रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर, ओके। So this segment allows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity। हाँ, अब ये रीजन जो है
कलेक्टिंग रेटिना वो क्या क्या करेगा, कुछ कुछ यूरिया को भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाने देगा। अब ये यूरिया को क्यों जाने देता है, अब मैंने पहले भी ये चीज़ बताया हुआ है, क्योंकि यूरिया तो हमको बाहर निकालना था ना, यूरिया क्यों डाल रहे हो, तो यूरिया को डालना थोड़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। अब आपको लगेगा कि यार NaCl वगैरह तो है ही करने के लिए, बट नहीं, NaCl से काम नहीं चलती, हमें यूरिया भी डालनी होती है, तब जाकर वो ऑस्मोरेगुलरिटी पूरा मेंटेन होती है वहाँ की। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो यूरिया की भी यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और ये यूरिया से यूरिया की यहाँ से एब्जॉर्प्शन तो हुई, और फिर से जाकर के ये किस में चली जाती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चली जाती है। तो आप पूछेगा फिर यूरिया की सेक्रेशन कहाँ होती है, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये बातें भी हो गई। ओके, दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ द स्मॉल नंबर यूरिया वाला बात हो गई। ठीक है, इट ऑल्सो प्ले रोल इन द मेंटेन ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयन। यहाँ पे देख लेंगे, इस उसमें मैंने बनाया था, इसमें तो नहीं है। यहाँ देखो, ये मेरी कॉपी वाले देखो, इसमें पोटेशियम और हाइड्रोजन की सेक्रेशन भी हो रही है। वाटर की तो रिएब्जॉर्प्शन हो ही रही थी, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन की सेक्रेशन भी हो रही है। तो देखो, पोटेशियम और हाइड्रोजन की सेक्रेशन जो है ना, हर जगह हो रही है, हर जगह नहीं हो रही है। हाइड्रोजन की हर जगह हो रही है, हाइड्रोजन की हर जगह हो रही है, यहाँ और यहाँ पोटेशियम की, और यहाँ NH3 की। तो थोड़ा सा ये माइंड में रखना। इस डायग्राम को जितना अच्छे से देखोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना वो क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली हम लोग इतना जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, और कुछ नया चीज़ बता रहा है क्या आपको? कुछ नहीं नया बता रहा है भाई, इसी को एक्सप्लेन करना है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें कवर हो गई। ठीक है यार, तो अभी देखो 2 लेक्चर्स तो आ गए, मतलब दोबारा से, मतलब 3 4 5 लेक्चर्स हो गए कम्प्लीटली। अभी मैंने 2 लेक्चर लगातार रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट अबाउट ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, और उसके बाद एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, काउंटर करंट मैकेनिज्म, फिर रेगुलेशंस है, फिर कुछ डिजीज़ है, और फिर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मुझे लगता है 3 लेक्चर तो कम से कम और आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड you will get all the content related to human physiology है ना। फर्दर चैप्टर कौन से रह गए आपके, नर्वस वाले रह गए, लोकोमोशंस रह गए, और एंडोक्राइंस रह गए। तो 3 चैप्टर आपके रह जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो वो भी हो जाएगा। हालांकि अभी इसमें 3 लेक्चर और आने बाकी है, तब जाकर के ये चैप्टर खत्म होगी। फिर एक सेशंस लेंगे हम लोग क्वेश्चंस के। ठीक है, तो अपना तो आराम आराम से चल रहा है, बट मैं फर्दर प्लानिंग कर रहा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पहले पूरी आएगी, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या और कर सकते हैं। मेरा तो मन है कि मैं जेनेटिक्स पहले पढ़ा दूँ उसके बाद। ठीक है भाई, चलो, सो थैंक यू यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशंस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है लिटरली, सच में कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस बात को ख्याल रखें और चैनल को ग्रो कराएं, और आप पढ़ते रहें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी पढ़ाई स्लो नहीं होनी चाहिए, पेस आपका स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को रिविज़न करते चलना है, और टेस्ट में मार्क्स बढ़ने चाहिए आपको, जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो, जिस कोचिंग में भी एनरोल्ड हो। आई होप मेरे ऊपर तो कोई भरोसे नहीं, मेरे भरोसे तो कोई पढ़ नहीं रहे होगे। हाँ, मेरी वीडियो दिख जाती होगी, किसी को पसंद आती होगी, आप लोग देख रहे होगे, सच्चाई यही है। बट आपको अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप ज़रूर फॉलो करते रहें यहाँ से, और सारी चीज़ें कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर दी जाएंगी, है ना। अभी जितना हो गया उतना आप देखें, फिर जितना और आएगा वो भी देखते चलना। तो सारी चीज़ें अपन कवर कराएंगे ही। बट जहाँ भी आप एक्चुअली एनरोल्ड हो, किसी भी कोचिंग्स के अंदर, किसी भी ऑनलाइन बैच में, ऑफलाइन बैचेस में, तो जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है और आपने यहाँ से पढ़ लिया, तो फिर आप सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरे लिए बस इतना। ठीक है, चलो, थैंक यू यार, अभी तक आपके साथ बहुत मज़ा आया पढ़ा के मुझे तो। ठीक है, आगे भी आप बने रहें, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।